अस्सलाम वालेकुम। आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक जी। इकोनॉमी एंड विद द कंसेंट के जैसे बजट आया है, बजट पे बहुत सारी गुफ्तो शनीद हुई है और बहुत सारे उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। कुछ टारगेट्स को हम मीट कर पाए हैं, कुछ को हम मीट नहीं कर पाए। स्टिल वी आर शोइंग लाइक का प्रोडिक्शन कि हम 4.1% की ग्रोथ शो कर सकते हैं। इस पे बात करने के लिए हमने डॉक्टर नजीब उनको अपने पास खाकान नजीब उनको इनवाइट किया है। डॉक्टर साहब माहिर मुआशरत हैं, एक वेल रिनाउंड शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप कैसे हैं सर? ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। ऑल गुड। डॉक्टर खाकान, अभी भी जो लास्ट बजट किया है जिसमें प्रिडिक्ट किया जा रहा था और वो जो ग्रोथ प्रिडिक्ट की गई थी उस पर हम पूरा नहीं उतर पाए और देयर वाज अ शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू। अभी भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 4.1% की ग्रोथ दिखा सकते हैं। इज दैट रियली पॉसिबल? देखिए, पाकिस्तान ने एक स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम एंटर किया आईएमएफ के साथ। उसमें जो स्टेबलाइजेशन का पाथ होता है वो आपको आईसीयू की इकोनॉमी से निकाल कर एक ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर ले आता है। जिसका मतलब ये होता है कि एक ओवरऑल मैक्रो स्टेबलाइजेशन, यानी कि अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमाया कमी आ जाती है। बैरूनी खसारा संभल जाता है। आपकी अंदरूनी खसारा विद नंबर ऑफ न्यू टैक्सेस संभल गया। इन सब का जो कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपकी जो डिमांड है वो मुल्क में कम हो जाती है और ओवरऑल जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो जाती है। पिछले 3-4 साल में भी अगर आप ग्रोथ का फिगर पाकिस्तान का देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो कम रही है और हम कहाँ 2.5 से 3.5 पौने 4% की ग्रोथ पे रहे हैं। इस साल भी 3.7% जो हम क्लोज करके आ रहे हैं इस साल। अगर आप इस तनाजुल में देखेंगे तो लो ग्रोथ जो फ्रेमवर्क है वो स्टेबलाइजेशन से निकलने के लिए आपको मांगता है एक, जिसे कहते हैं इम्पेटस, जो स्ट्रक्चर्स इकोनॉमी के तब्दील करने चाहिए। अब हमने इस बजट में कुछ कोशिश जरूर की है। मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्शनली इट्स अ पॉजिटिव बजट, विच मीन्स कि हमने जो अनवाइंड की हैं जो एक्सेसेस पहले हो गई थी, जिसका मतलब है हायर नंबर ऑफ टैक्सेस, स्पेशली सुपर टैक्स, पार्शियल अबॉलिशमेंट ऑन द नॉन कोर सेक्टर्स, tax relief, salaried class की CVT on foreign assets abolished, so number of things that have been done. इसका जो इम्पैक्ट है इज द फॉलोइंग कि आपकी थोड़ी सी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें आप बेहतरी की गुंजाइश सोच सकते हैं। 4% की जो ग्रोथ इस वक्त जो टारगेट रखा गया उसमें ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ क्या आती है और इकोनॉमी कैसे बिहेव करती है आने वाले दिनों में। अभी भी जो टैक्स का हदफ है अगले साल का, वो आपको 13,000 से लेके जब 15,200 के करीब, यानी कि 2,200 के नए टैक्सेस इसी इकोनॉमी से आपने कलेक्ट करने हैं। तो एक टैक्स का जो बर्डन है वो रहेगा इकोनॉमी पे। फिर डिपेंड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जो कि कई सालों से पाकिस्तान में कमजोर है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। मैं हमेशा बार बार ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14% के करीब आ गई है, विच इज डेकेड्स लो। इसको फिर आपको रिवाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, विच मीन्स डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। एनर्जी सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर की सब्सिडीज को टारगेट करने की बात आपको करनी पड़ेगी। इस बजट में पीएसडीपी जो हमारा फेडरल भी है और चारों प्रोविंसेस के भी हैं, उनको भी कम करना पड़ा, बिकॉज एक प्रोविंसेस ने वापस आपको पैसे दिए, यानी कि दे गिव यू बैक द मनी जो जिसको आपने ग्रांट इन एड में लिया उनसे। अगर आप इस पूरे तनाजुल में देखें तो ये बजट जो है मॉडेस्टली हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन से आगे बढ़ने के लिए, अनवाइंड करता है जो एक्सेसेस आपने देखे थे। ये एक पूरा एक ओवरऑल तनाजुल है, पर अभी डॉक्टर भी साहब, काम बहुत आप मुझे होने अगर वाला है। इजाज़त दें तो, क्योंकि आपकी बातों से कुछ क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। आई होप आई डोंट स्किप दीज क्वेश्चंस एंड आई होप यू डोंट माइंड इट। सर, बिल्कुल आपने बड़ी पॉजिटिव बात की। लोग सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अगर एक ग्रोथ दिखाई जा रही है, यानी 13,000 से अगर आप 15,200 अरब डॉलर को टारगेट कर रहे हैं कि ये आपकी रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है, तो इट इज़ अ बिग लीप। मैं इसे कहता हूँ कि वी आर स्टेपिंग फॉरवर्ड। तो सर, ये इतनी बड़ी ग्रोथ, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर ये पावर है या हमारे एफपीआर के सिस्टम के अंदर ये पावर है कि वो टैक्स कलेक्शन से इतनी ग्रोथ को मेंशन कर सके? सो जो ये सवाल है ये बड़ा कलीदी सवाल है। और देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर आप जाके सोचेंगे इस पूरी चीज़ को तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि पाकिस्तान में ये जो 2,200 अरब एक्स्ट्रा कलेक्ट होने हैं, ये यस। किस तरह कलेक्ट होने हैं।
Yeah, कुछ this तो is ये my कलेक्ट question. होंगे। जी जी, दिस इज अ की क्वेश्चन, और सारे लोगों के दिमाग पे ये क्वेश्चन है। लेट मी ट्राई कि मैं इस सवाल का आपको जवाब दे सकूं। कुछ तो ये कलेक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ से, यानी कि अगर 4% की ग्रोथ आती है, इन्फ्लेशन 7% पे रहती है, तो 10-11% जो है वो ऑटोनमस ग्रोथ आ जाती है। इसका क्या मतलब है? ऑटोनमस ग्रोथ वो होती है जो, जब इकोनॉमी में साइज बड़ा होता है तो सेल्स टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है, अगर इनकम्स बढ़ती हैं तो आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस ज्यादा आते हैं जो विदहोल्ड किए जाते हैं। अदरवाइज भी पर्सनल इनकम टैक्स में भी, कॉर्पोरेट में भी आपको एक बढ़ा हुआ चीज मिलती है। 1,000, 1,200 अरब 2,200 में से यहां से आ जाएगा। बाकी जो बातें हैं वो ये हैं कि डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर एनफोर्समेंट, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, एग्जेम्पशंस को कुछ कम किया गया है, यानी कि जीएसटी को कुछ चीजों पे लगाया गया है जो नहीं थे, और इंप्रूविंग द कंप्लायंस, यानी कि कंप्लायंस सेल्स टैक्स की अगर मिसिंग थी तो वहां से। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको लेके जाएंगी 2,200 तक। वो जो बाकी 600, 800, 1,000 अरब है, ये वहां से कलेक्ट होगा। 1,000, 1,100 ऑटोनमस ग्रोथ होगी, और कुछ आप उम्मीद रखें कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कुछ इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करेगी। रिटेलर्स पे एक नया टैक्स आया है, वहां से कुछ जिसे कहते हैं नई टैक्सेशन आप ला सकेंगे। ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द 2,200 बिलियन फिगर। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात यह है कि वो जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिनको आपने हाईलाइट किया है, नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं किसी भी इकोनॉमिस्ट से तो वो नॉर्मली डिक्टेट कर रहे होते हैं, और डिक्टेशन के बाद उनके पास प्रपोजल कोई नहीं होता। और आपने जिस तरीके से हाईलाइट किया कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी कलेक्शन की एक बेस बन सकती है और डेफिनेटली बनेगी। जिस तरह आपने इन्फ्लेशन का एक जिक्र किया कि इट शुड बी लाइक विद इन 7%, तो सर रिसेंटली तो इन्फ्लेशन कुछ बढ़ गया है, तो इज दैट गवर्नमेंट शुड डू समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू कंट्रोल इट? देखिए, जो अभी इन्फ्लेशन का राइज आया है उसकी एक कलीदी वजह मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट था, और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत थी, डीजल की बढ़ी हुई कीमत थी, शॉर्टफॉल ऑफ एलएनजी था। इस सब ने, और हमें जो ज्यादा कीमत भी देनी पड़ी एट द पेट्रोल पंप्स से, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ी। तो ये जो हमारा एसपीआई था ये 13%, 15% पे चला गया, और 11% पे हमारी सीपीआई चली गई, जो कि हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। आई थिंक कि जैसे जैसे वॉर सबसाइड करेगी, तेल की कीमत भी $70 के करीब आ गई है, जैसे जैसे ये प्राइसेस नीचे आएंगी, तो जो इन्फ्लेशन का की बढ़ी हुई रविश थी ये दोबारा हमारे उसी बैंड में आ जाएगी जिस बैंड में हमें चलना चाहिए, विच इज 5 to 7%। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस। सर डॉक्टर साहब, बड़ा आपने ज़बरदस्त तरीके से हमें बताया। आई होप कि मेरी ऑडियंस भी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करेगी कि वो बातें की हैं जो आम लोगों को समझ आ सके कि ये होगा कैसे। डॉक्टर साहब, डिजिटल इकॉनमी पे बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी है, डिजिटल इकॉनमी है, और डिजिटल इकॉनमी का एक वॉल्यूम है। इन सारी चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट अक्सर एक डिजिटल इकॉनमी पर दे ऑलवेज टॉक लाइक दिस दैट दे वांट टू डिजिटलाइज द इकॉनमी, बट ये होगा कैसे? यानी एक टारगेट दिया गया था कि 2026 जून तक हम बहुत सारे इदारों को डिजिटलाइज कर देंगे, उससे फेसलेस में चले जाएंगे। तो इज दैट वी आर रेडी कि हम डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी की तरफ बढ़ सके? तो डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, कनेक्टिविटी हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, ई कॉमर्स हो, क्लाउड हो, कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और डिजिटल पब्लिक सर्विसेज हो। सो पहले तो हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। ये करना क्यों चाहते हैं आप? इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, एक्सपोर्ट्स पिकअप होंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। जो लोग नहीं इस वक्त फॉर्मली उसमें, वो फॉर्मल धारे में आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 है, तो मोर देन 190 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास, 150 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। सो ग्रोइंग आईटी सेक्टर है, सो ये बिल्कुल किया जा सकता है। अब ये करने के लिए जो करना है, जैसे अभी हम 5G में गए, ये एक अच्छी चीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पाकिस्तान को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक, डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये फ्यूचर है। इट्स पर अ काइंड ऑफ अ आपका डाटा कलेक्शन आल्सो, अगर मैं आपको इंटरप्ट ना करूं तो।
जरूर, क्यों नहीं। अगर नादरा के पास सारा डेटा है, वो बैंकिंग चैनल से आप पाकिस्तान बड़ी रिच डेटा कंट्री है। मुझे आपका ये भी पता है कि आपने ट्रैवल कब किया, आप टैक्स कितना देते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स कौन से हैं, आपकी यूटिलिटी बिल्स क्या हैं, आपका नादरा का डेटा क्या है, आपकी फैमिली ट्री क्या है। सो आई नो मोस्टली एवरीथिंग अबाउट यू। सो दैट क्रिएट्स एन ambience where we can, not only target good digital services, but FBR can use that data as well. पर पाकिस्तान को जिसे कहते हैं, अगर अनरिलायबल एनर्जी होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होगी, डिजिटल स्किल्स का एक गैप है, बिकॉज जो 40,000 बंदा इस वक्त बन के आ रहा है, उसको बहुत बेहतर करने की जरूरत है। वेंचर कैपिटल नहीं है, रेगुलेटरी सर्टनिटी क्रिएट करनी है। अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं विद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, 5G रोल आउट, स्टेम एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, AI कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, अगर तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, यू कैन पार्टनर विद द इंडस्ट्रीज। सो जहां हम 1-2 अरब डॉलर पे थे आईटी एक्सपोर्ट्स पे, अब 4 अरब डॉलर के करीब चले जाएंगे। कैशलेस ट्रांजैक्शंस आर योर ओनली वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी टू द फॉर्मल इकोनॉमी। ये, आई मीन दिस वी हैव टू डू, एक्सपैंड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, द वॉलेट्स, बिल्कुल ये करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का जो जितने ज़बरदस्त तरीके से आपने इस सारे सिस्टम को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ डिजिटल इकोनॉमी, जो लोगों को समझ नहीं आ रही। सर, इससे टैक्स नेट भी प्रॉड हो सकता है? हर सूरत में देखिए ना, इस वक्त 13 ट्रिलियन का कैश इन हैंड है, लोगों के पास कैश पड़ा हुआ है। अगर ये सब कुछ आ जाए ऑन दी, जिसे आप कहते हैं फॉर्मल वे, और डिजिटली ट्रांसफर हो रहे हो पैसे, तो यू कैन ट्रैक दिस मनी। ये जो कैश है सारा, ये सिस्टम से निकल जाएगा। इससे बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा इन टर्म्स के, हम क्रिएट कर सकेंगे एक वो वेल्थ क्रिएशन को देख सकेंगे बैठकर डेटा पे। सो बहुत बड़ा टैक्सेशन का बेनिफिट आ सकता है इसमें। ये पाकिस्तान को हर सूरत में करना चाहिए, पाकिस्तान को इस तरफ बढ़ना चाहिए। और डिजिटल इकोनॉमी को जो आप टैक्स कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मलाइजेशन, ये कभी हम पहले नहीं सोच सकते थे, बिकॉज ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। फिर इससे इनकम टैक्स देना, ऑनलाइन सेलर्स, सेल्स टैक्स, VAT डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन, बिजनेसेस बेहतर हो जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये तो ब्रॉडन कर देगा टैक्स बेस को, टैक्स फेयरनेस क्रिएट होगी, इनफॉर्मेलिटी इकोनॉमी में कम होगी, गवर्नमेंट रेवेन्यू बेहतर होगा। ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान कर भी सकता है, करने की सलाहियत भी रखता है, और करना चाहिए भी। बट हैविंग सेड ऑल दैट, जितना सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू बिल्ड इन द कमिंग ईयर्स, बट वी हैव नो चॉइस बट टू डू दिस। डॉक्टर खाकान साहब, आपने बहुत सारे एरिया को एक जो है ना वो जिसे कहते हैं कि सम अप किया, और लोगों को समझने की एक सलाहियत शायद इस प्रोग्राम के ज़रिए मिल जाए। सर, मेरी एक दफ़ा एक मीटिंग में मुलाकात हुई, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मियां औरंगज़ेब साहब, अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो क्रिप्टो इकॉनमी है, इट इज़ ऑलमोस्ट स्टैंडिंग एट द रैंक नंबर 6 ग्लोबली। फिर उन्होंने उसकी एक फ़िगर दी, वो फिगर थी, वो उस फिगर के बाद ये, चूँकि मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई, तो अब उन्होंने फिगर रिवाइज़ की कि पाकिस्तान इज़ समवेयर लाइक $280 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो जो इनकी क्रिप्टो, हमारी जो क्रिप्टो की एक इकॉनमी है। तो सर, क्या हम इस क्रिप्टो इकॉनमी को रेगुलराइज अगर कर लें, और अगर हम इसे अपनी GDP में इंडेक्ट कर दें, तो इससे पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट बड़ा नहीं हो सकता? एक तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ना पनेशियाज नहीं होते, कोई एक चीज बहुत इम्पैक्ट नहीं करती। इकोनॉमीज जो हैं उनमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो उनको ग्रो करती हैं इकट्ठे। हैविंग सेड दैट, क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन जो हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डिजिटल इकोनॉमी का। इसको इस तरह सोचना चाहिए। ये पेमेंट्स को, रेमिटेंसेस को, पाकिस्तान के केस में फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इन्वेस्टमेंट को, इनोवेशन को इम्प्रूव करेंगे। बट इसमें बहुत बड़ा रिस्क मनी लॉन्ड्रिंग का, फ्रॉड का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एग्जिस्ट करता है दुनिया भर में। दुनिया भर अभी समझ रही है। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है, ये सुपरवाइज करेगी वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2026 के तहत। जरूर करना चाहिए। क्या ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट्स से ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रेमिटेंस की कम हो सकती है? इस पे काम करना चाहिए। अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शन सस्ती हो सकती हैं, जरूर हो सकती हैं, इस पे काम करना चाहिए। Web3 इनोवेशन पे काम करना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के लिए, और जिसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस, डिजिटल फाइनेंसिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसको पनपने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जरूर करनी चाहिए।
स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन, इसमें नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स। इनोवेशन ये है कि ब्लॉकचेन फॉर एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड्स को, ट्रेड फाइनेंस को, सप्लाई चेन्स को, गवर्नमेंट सर्विसेज को बिल्कुल कर सकता है, डिजिटलाइज करना चाहिए। रीसेंट डेवलपमेंट्स में टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स हो रही है, दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। स्टेबल कॉइन बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रही हैं, दैट्स समथिंग पाकिस्तान हैज टू थिंक अबाउट। मैं हमेशा कहता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूर बनाना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए और लेवरेज करना चाहिए ब्लॉकचेन को टू इम्प्रूव पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी। बट ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि ये ओवरनाइट हो जाएंगी। अन रिकॉर्डेड बहुत सा क्रिप्टो स्पेकुलेटिव एसेट्स में काम हो रहा है। ये एक ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इसमें भी काम करने की जरूरत है। फिनटेक को, रिड्यूसिंग रेमिटेंस कॉस्ट, इस तरह इसको सोचेंगे तो यस, नॉट फॉर स्पेकुलेटिव बिहेवियर but for improving all the things that I've put to you. In that, yes, crypto can be a part of all this that I've explained to you. सर डॉक्टर साहब आपने बड़ी एक समरी सी इसकी बयान की। आई एम सो ग्रेटफुल। आई होप कि मेरे ऑडियंस को भी इस बात की समझ आ रही होगी। डॉक्टर साहब हम अक्सर बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में। आई लिव्ड इन चाइना फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने वहाँ पे देखा कि ट्रिपल पी का वो मॉडल है जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया। वो आज भी कहते हैं कि द मेन बेस फॉर आवर प्रोग्रेस वाज बेस्ड ऑन द ट्रिपल पी मॉडल। तो सर पाकिस्तान में मुझे ट्रिपल पी मॉडल, एक तो इसकी लोगों को समझ नहीं है, दूसरा इसका जो बिहेव है, यानी कि हम इसे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन वही है कि लोगों को हाउ वी कैन लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रिपल पी मॉडल। A triple P model is कि जहां लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट पार्टनर का विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, टू फाइनेंस, बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। दैट्स व्हाट ट्रिपल पी इज ऑल अबाउट। इससे जो हम प्राइवेट कैपिटल है वो मोबिलाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में तब्दील कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर सर्विस को बेहतर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास चूंकि लिमिटेड फिजिकल स्पेस है और हाई डेट है, बजट डेफिसिट्स हैं, तो आप चाहते हैं कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड बनानी है, पुल बनाना है, एयरवेज बनाने हैं, ट्रांसपोर्ट, वाटर, हेल्थ, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, जमीन अवेलेबल है, आप वो दे सकते हैं। इसमें बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इट कैन क्रिएट जॉब्स, इट कैन हेल्प। मेरा ख्याल है जो एरियाज रोड्स एंड मोटरवेज हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, इसमें ज़रूर ये आ सकते हैं। इसके लिए एक मॉडर्न फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। सिंध आई थिंक अच्छा ऑपरेट कर रहा है, फेडरल लेवल पे इतना अच्छा नहीं है कि उसने कोई मेजर स्केल पे रोल आउट किया हो। क्यों? क्योंकि वीक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है, फीजिबिलिटी स्टडीज नहीं सही बनती, लेंथी प्रोक्योरमेंट्स एंड अप्रूवल प्रोसेसेस हैं, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, जो करेंसी एंड एक्सचेंज रेट रिस्क्स हैं वो नहीं लिए जा रहे, और डिले इन फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। इसका एक मोमेंटम जरूर क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट करना भी चाहिए, करना पड़ेगा। इससे आप अपना जो जिसे हम P3A कहते हैं, टू एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसकी चूंकि सलाहियत नहीं है ये सारे काम इजाजत देंगे तो आपने एक पॉइंट रेज किया, वीक फिजिबिलिटी। तो ये एक ऐसा एरिया देखता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों में, ये तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके अलावा भी अगर मैं देखता हूँ तो आपके जितने भी जेवी का मॉडल्स हैं उनमें मुझे वीक फिजिबिलिटी नज़र आ रही होती है। पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर का जो अलमिया है ना मेरे दोस्त, वो ये है कि प्रोफेशनली केपेबल पब्लिक सेक्टर बिल्ड नहीं कर पाया पाकिस्तान। आईपीपीज की पॉलिसी से लेकर अब तक की सोलर पॉलिसी तक, ट्रिपल पी की पॉलिसी से लेकर रनिंग ऑफ द एसओईज तक, एनर्जी सेक्टर की जिसे कहते हैं इनएफिशिएंसी से लेकर कैरिंग फ्रेट ऑन द हाईवेज रादर देन बिल्डिंग अ क्लासी मॉडर्न रेलवे नेटवर्क तक, हम ना तो ब्रिज कर पाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को, ना ही हम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ला पाए हैं। इन सब की सबसे बड़ी वजह, जब तक आप केपेबल, प्रोफेशनल, हाईली वेल पेड प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे एनर्जी में, पब्लिक फाइनेंस में, रेलवे में, एविएशन में, who can transform these areas, the regulatory networks also and the policy networks also। तो हम 14% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी पे हैं। चाइना आपका बेहतरीन दोस्त है, वो 35 से 40% पे है। ये एक बड़ा गैप है जिसको फिल किए बगैर
हम कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकते, कभी भी डॉक्टर एम्प्लॉयमेंट साहब नहीं आपने क्रिएट कर सकते। एक चीज़ का जिक्र किया, लेकिन और वो ये कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो डू वी नीड टू एस्टैब्लिश मैनी थिंक टैंक्स अंडर द गवर्नमेंट शेडो और विद इन अ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर? You need to make your planning commission the best think tank in the country rather than it being a project commission. It should be led and headed by top notch economists key team, not one economist, who should run it like the thinking tank of the Pakistan government. At every level in the ministries, you should have leaderships which should be very adept in their areas, very smart in the areas that they are running. These are very highly technical areas और इनको इसी तरह चलाना चाहिए। सर दुनिया हमारा में तो प्लानिंग मैंने कमीशन देखा है कि हमारा बहुत से मुल्कों में तो ऐसे ही होता है जैसा आप अभी बयान कर रहे हैं। जी, इंडिया में भी कोई एक, जब उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म किया तो अयोध्या ने कोई नाम इस तरह का है, मैं नाम भूल गया हूँ, वो एक थिंक टैंक है और वो यही काम करता है जो आप फरमा रहे हैं। एनडीआरसी, ये जो नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन है, आई थिंक चाइना का, साउथ कोरिया का, यस बिल्कुल। मिट्टी एक, ये सब यही इस तरह की डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल ही ये है। हमारा जो मॉडल है इस वक्त वो डेवलपमेंटल स्टेट का नहीं है, वो एक ऐसी स्टेट का है जो रोकती है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, जो अच्छी पॉलिसी साजी भी नहीं कर पाती और रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं उसको भी क्लीन अप नहीं कर पा रही। ये क्लीन अप कर लें, पाकिस्तान 5 साल में यार डिफरेंट लगना शुरू हो जाएगा। बट आई मीन ऑनेस्टली, अगर 78 साल में नहीं कर पाए तो पहले उसकी वजह तो समझे ना। आउटपुट पे जा रहे हैं कि ये चीज खराब है, देखिए वाई, व्हाट इज द इनपुट कमिंग इनटू द सॉफ्टवेयर इज द प्रॉब्लम। और सॉफ्टवेयर को ठीक किए बगैर, और वो एक ही तरह से होता है, सारी दुनिया ने इसी तरह किया। मैं अपनी बात का इख्तिताम आपके प्रोग्राम का करूंगा, गेट द बेस्ट टैलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, pay them world class salaries, set goals for them, and tell them to achieve targets of investment, savings, GDP growth per capita, poverty reduction, job creation. Forget this tax to GDP का obsession for the time being and let's run with the country. डॉक्टर साहब आपने एक बहुत अच्छे एरिया को डिफाइन किया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, और ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें, एंड दिस इज़ ऑल वेरी मच पॉसिबल, जिस पे 78 साल से हम काम नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब हमारी एक्सपोर्ट्स आज भी स्टैग्नेंट हैं, यानी हम एक टारगेट को आज भी $32 बिलियन का जो टारगेट हमने बनाया था, इंपोर्ट्स को देखें तो वो पता नहीं बेशुमार फिगर्स आ जाती हैं सामने, पता लगता है दुगनी से भी ज़्यादा है। हाउ वी कैन लाइक एनहांस आवर एक्सपोर्ट्स? आज भी सबसे बड़ा सेक्टर वो टेक्सटाइल का है, यानी 60% के करीब टेक्सटाइल है। सो व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? पाकिस्तान की 50, 55, 60% मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है। इसमें एक अच्छी बात है कि हम वैल्यू एडेड में गए हैं। बिजली की कीमत, ग्लोबल डिमांड, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश, वियतनाम एंड इंडिया, लो प्रोडक्टिविटी, ये हैं पाकिस्तान के चैलेंजेस। नए एरियाज, आईटी, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग फूड्स, मिनरल्स एंड माइनिंग एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज आवर फ्यूचर। ये सब करने के लिए आपको ना सिर्फ तालीम के मेयार को ठीक करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको रिफंड्स, टैक्सेशन को, और मीडियम टर्म में बिजली के सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। अगर तो आप ये सब कुछ कर पाए तो फिर तो फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी, जिसे कहेंगे लॉजिस्टिक्स को ठीक करना, ये सब मीडियम टर्म के काम अगर तो आप कर पाए, और ग्लोबल डिमांड में पाकिस्तान का नाम जिस तरह हमने अभी बनाया है 10 मई करके और फिर डिप्लोमेसी करके, तो फिर तो आप बढ़ सकते हैं। वरना $30 अरब की एक्सपोर्ट है, मतलब लो वैल्यू एडेड बेचते रहेंगे दुनिया में, और कोई ऐसा, मतलब मैं कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं देख रहा। मार्केट्स सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, आसियान, इनको टैप करना है, चाइना के साथ अंडर अपग्रेडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काम करना है। सबसे बढ़ के अमेरिका से जो मांगना है वो ये है कि हम ट्रेड की किस किस ज़मन में कैसे कैसे तब्दील कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई पता, डॉक्टर साहब आखिरी बात की कोई पर्चा जो है वो लिखा होगा पाकिस्तान अथॉरिटीज ने, जो उनसे शेयर करेंगे कि कैसे आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड दैट्स द वे टू गो। डॉक्टर साहब आपने अभी जिक्र किया अफ्रीका का, $1.2 ट्रिलियन की इंपोर्ट्स है उनकी एनुअली, और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान को उसमें पार्ट 1% का 0.01% नहीं है, तो सर ये एक ऐसा एरिया नहीं है कि वेयर गवर्नमेंट शुड बी वेरी फोकस कि इतनी बड़ी अनटैप्ड मार्केट पड़ी है, हम सिर्फ यूरोप की तरफ जाते हैं, अमेरिका की तरफ जाते हैं।
Africa is also one of your buyer. जी ऑफ कोर्स अफ्रीका में आई थिंक एक जमाने में पाकिस्तान अथॉरिटीज ने कोशिश भी की थी इनरोड बनाने की. स्केल रिमेन्स टू बी द इशू. हम छोटे छोटे काम तो हर जगह पे कर रहे हैं, बट स्केल अप करना इस सब काम को, दैट समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली स्केल अप कर नहीं पा रहा इस सब काम को उस लेवल पे जो हमें करना चाहिए. और उसके लिए मैं फिर बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान में हमें ये समझना है कि competence is the greatest issue, whether in the private sector, whether in the public sector, that is hampering it. जब तक competence के issue को solve नहीं करेंगे, corruption is not Pakistan's issue. Competence, because HR, human resource, is policy, and you're not getting the best policy, जिसको कहते हैं first best institutional solution, because you are not getting the kind of HR that you want. जो HR आपको चाहिए उसको आप हायर करने को तैयार नहीं है, वो सैलरी भी ज्यादा मांगती है, वो रूम टू प्ले भी मांगती है. आप एक जिसे कहते हैं ना घुटन में एक जनरलिस्ट स्ट्रक्चर के साथ मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं. डॉक्टर साहब, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. आपसे बहुत सारी बातें करने को दिल चाहता है, एंड आई होप कि आप दोबारा भी हमें टाइम देंगे, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट विद द टाइम. लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, एटलीस्ट मुझे भी, और मैं पब्लिक को भी कहूँगा कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फॉर आवर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकोनॉमी ऑन 89. And I am so grateful to Dr. Najib. Thank you very much. कर्नल साहब ने हमें ज्वाइन किया है. दफ़ाई तजिया निगार हैं, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने जो सिंध ताश मुआहदा जिसे कहा जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी, उस पर एक ग्लोबल सेमिनार करवाया. और उस सेमिनार का इम्पैक्ट ये था कि उसमें बहुत सारे मुल्कों के मंदुबीन ने शिरकत की है. ख़ास तौर पे मैं कुछ का जिक्र करना चाहूँगा रशिया से और चाइना से. कर्नल साहब, वेलकम यू टू आवर शो. आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, थैंक यू वेरी मच, लाउड एंड क्लियर. कर्नल साहब, आपने हमेशा बड़ी वैल्यूएबल इनपुट्स देते हैं. तो सर, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की वॉयलेशन जो कि इंडिया करना चाहता था, और इंडिया बड़ी देर से पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा था, और हमारी तरफ से एक बड़ी क्लियर वार्निंग गई है उन्हें, और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी पे एक बड़ा सेमिनार करवाया है, और एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का. सर, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान और ग्लोबल, यानी कि कंसिडरिंग विद दिस प्रोग्राम ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी? थैंक यू वेरी मच आमिर साहब फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम. देखिए, इट्स अ वेरी हॉट इशू फॉर लास्ट मेनी इयर्स, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंस इट हैज बीन हेल्ड इन अबायंस बाय द इंडियंस. हालांकि दिस इज अ ट्रीटी, इसे कहते तो इंडस वाटर ट्रीटी है, लेकिन ये जो पंजाब के 5 दरिया हैं उन सब पे इसकी इम्प्लीकेशन है. इसमें वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया आफ्टर द पार्टीशन. तो इट हैपेंड समवेयर इन द लेट 50s, और फाइनली नेहरू ने इसके ऊपर साइन किया था 1960 में, व्हेन ही केम ओवर हियर. तो इसकी गारंटर जो है वर्ल्ड बैंक है, और इसमें जो 3 दरिया थे, इंडस, झेलम एंड चनाब, ये पाकिस्तान को दे दिए गए थे, और जो सतलज एंड ब्यास था ये इक्वली ये इंडिया को दे दिए गए थे. इंडिया का ये कॉन्टेंशन है कि इसमें हमारे साथ ज्यादती की गई है, कि पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है. वो कहते हैं कि जी जो हालांकि 2 दरिया उनके पास गए, 2 दरिया हमारे पास आ गए. जो इंडस है, वो इंडस तो है ही पाकिस्तानी दरिया, उसका सिर्फ 20% वाटर इंडिया के पास जाता है. बाकी वाटर जो उसके सारे जितने रिसोर्सेज हैं, जहां जहां से जो पहाड़, नाले शाले, वो पाकिस्तान के अंदर बहते हैं. कर्नल साहब, आई वांट टू इंटरप्ट यू. ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें प्रोफेसर विक्टर गाओ, जो चाइना स्ट्रेटजिकल स्टडीज के एक प्रोफेसर हैं, और जिनको ऑफिशियली एक अनऑफिशियल माउथ कहा जाता है चाइना का, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की. उन्होंने कहा जी कि इंडस वाटर ट्रीटी में अपस्ट्रीम अगर देखते हैं तो ये तमाम दरिया जिन पे इंडिया आज अपना हक जता रहा है, बेसिकली तो ये तिब्बत से निकल रहे हैं. तो अगर ये तिब्बत से निकल रहे हैं, तो इस पे अगर अपस्ट्रीम की बात की जाए, जैसे इंडिया कहता है कि दे आर ऑन द अपस्ट्रीम, तो फिर असल अपस्ट्रीम तो तिब्बत है. जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्टर गाओ का. मैंने भी वो सुना है सारा बयान उनका. अब वो जो कह रहे हैं कि ये सारे इनके ओरिजिनेशन तो तिब्बत से हो रही है, कि हिमालय से हो रही है, तो वो तो सारे चाइना में हैं. जब वो सिंस चाइना में है, तो चाइना कंट्रोल, चाइना बिकेम्स दी अपर रिपेरियन जो है वो सारे का सारा चाइना के पास है. तो इफ चाइना वांट्स टू स्टॉप इट, तो
they can do it, they can stop it for the lower riparians, India and Pakistan both. ठीक है ना जी। और वैसे भी उन्होंने ऑलरेडी उधर एक ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक वर्ल्ड का बिगेस्ट वो शुरू कर दिया ऑलरेडी, एक बैराज उधर बनाना, जिससे इनका जो वाटर है कमिंग डाउन टू द साउथ इन द ईस्टर्न रीजन इज गोइंग टू बी लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू दैट। तो यहाँ पर ये जो मैं भी बात आपको पहले कह रहा था वो ये थी कि 4 रिवर तो ठीक है, आप कहते हैं इंडिया की कि जी वो तो उधर से हिमालय से निकल रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उसके अपर रिपेरियन ये खुद हैं, ठीक है ना, इंडिया के पास है, और लोअर रिपेरियन उसके हम है। तो उसमें तो ये कुछ एक बात बनती है, लेकिन इंडस के बारे में नहीं बनती। इंडस तो सिर्फ 20% वाटर इनको जाता है, वो क्योंकि ज्यादातर इंडस का पानी जो है वो उसके जो कैचमेंट एरियाज है वो सारे के सारे पाकिस्तान में। जी नाजरीन, आप प्रोग्राम का हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का। अल्लाह हाफिज।